वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा थियरम 1.1 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का पहला थियरम, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। पहले तो मैं जो ये टेक्स्ट बुक में है एज इट इज़ मैं बस आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसको अच्छे से याद कैसे किया जा सकता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ज़रूरी नहीं है जो लिखा है वो आपको समझ में आए। तो समझ में आने के लिए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हमें ज़रूर से चाहिए। तो पहले टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। थियरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स दो में जोड़ियों में, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, मान लो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो उन दोनों के बीच में रिश्ता दिखाने वाला एक यूनिक इंटीजर Q आपको जरूर से मिलेगा और R आपको जरूर से मिलेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो कि है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। फिर से शुद्ध हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कोई भी ऐसे दो नंबर ज़रूर से मिलेंगे जिसके बीच में अगर आप रिश्ता बनाने की कोशिश करो तो एक यूनिट इंटीजर Q मिल जाएगा और एक R मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सको। बट यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन भी है, यहाँ पे दो इंटीजर्स 0 से बड़े होने चाहिए और R जो है, जो हमें मिला, वो 0 के बड़ा और बराबर हो सकता है। इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, मतलब 0 से बड़ा हो तो भी ओके, 0 हो तो भी ओके, और B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका किताबी ज्ञान। अभी मैं आपको इसको एक इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ आपका थियरम है, इसको याद ज़रूर से रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, पर मैं जो तरीका बोलूँगा वो भी अगर आप लिखोगे तो मैं कसम खा रहा हूँ आधा मार्क भी आपका नहीं कटेगा। तो मैं इसको समझाने की कोशिश बड़े ही आराम से करूँगा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप सीरियसली मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आपके हाथ में एक प्लेन बुक और पेन ज़रूर से होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। कितने भी वीडियो देखो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाने वाला, अगर आपको सिर्फ देख देख के मैथ समझना है तो मेरी सजेशन यही है कि जो भी है आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, बड़े ही सिंपल एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि हमने डिवीजन लेमा में पढ़ा कि किसी भी एक जोड़ी, यानी कि दो नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 and 3। मैंने दो नंबर ले लिए 10 और 3, तो इन 10 और 3 के बीच में रिश्ता बनाने वाले दो नंबर मुझे ज़रूर से मिलेंगे, जिसमें से एक नंबर यूनिक होगा और दूसरा नंबर 0 और B के बीच में होगा। अभी इसको समझने के लिए आप सभी को शायद डिवीजन तो आता ही होगा। तो अगर मुझे इसका डिवीजन करना है तो मैं इसको क्या मैं 10 डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं। 10 डिवाइड बाई 3 हमारे रेगुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। ये डिवीजन आपने शायद किया भी होगा। 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1। यहाँ तक आप सभी को मालूम है। अभी इसमें किसको क्या बोलेंगे वो ज़रूर से ध्यान में रखें। जैसे कि ये भाई साहब है जो कमरे के बाहर है, इसको हम बोलेंगे डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर। जो डिवाइड कर रहा है, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर, डिवाइज करने वाले को डिवाइजर। जो अंदर है उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलोगे इसको? डिविडेंड। ठीक है, जैसे दंड बैठक करते हैं, ये डिविडेंड है। ओके, ऊपर जो नंबर है उसको हम कहेंगे कोशंट। क्या कहोगे? कोशंट, बचा हुआ, जिसको हम हिंदी गुजराती में बोलेंगे सहगुणक। ठीक है, जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि 3 3 जा 9 हो गया,
तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर से ये पाया जा सकता है। लाइकवाइज यहाँ पे नीचे जो है उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। क्या बोलोगे? रिमाइंडर, बचा हुआ हिस्सा। तो डिवाइड करने वाला डिवाइजर, अंदर है वो डिविडेंड, ऊपर है वो कोशेंट, बचा हुआ है वो रिमाइंडर। ठीक है, ये सारी चीजें डिवाइजर को मैं स्मॉल डी से इंडिकेट करूंगा, डिविडेंड को मैं कैपिटल डी से इंडिकेट करूंगा, कोशेंट को मैं क्यू से इंडिकेट करूंगा, रिमाइंडर को मैं स्मॉल आर से इंडिकेट करूंगा। अभी अगर आपकी तेज नजर है तो आप यहां पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करोगे। जैसे कि आप बोलोगे सर 10 जो है और 3 के बीच में मुझे अगर रिश्ता बनाना है तो अगर 3 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड करूं, यानी कि 3 3 9 प्लस 1, तो मुझे 10 यानी कि डिविडेंड मिल सकता है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन था। इसी ऑब्जर्वेशन को हम इक्वेशन में डालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, D इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जिसमें कैपिटल D हमारा डिविडेंड है, स्मॉल d हमारा डिवाइजर है, Q हमारा कोशेंट है, R हमारा रिमाइंडर है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको ये इक्वेशन बड़ा ही खतरनाक या मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। आप बस ये याद रखो, दरबार में डंका पड़ा रात में। क्या याद रखोगे? दरबार में डंका पड़ा रात में। क्या याद रखोगे? दरबार में डंका पड़ा रात में। अभी ये क्या चीज है? तो यहां पे देखो ये D बड़ा है तो ये हो गया दर, ये हो गया इक्वल्स टू, इसको हम बोलेंगे बार, क्योंकि इसको गुजराती में हिंदी में बोल सकते हो बरोबर, बराबर। ठीक है, तो दर यानी कि D, बार यानी कि इक्वल्स टू, में का कोई मतलब नहीं है, डंग यानी कि स्मॉल d, का यानी कि q। ठीक है, दर बार में डंग का यानी कि स्मॉल डी क्यू, पड़ा, पड़ा का मतलब होता है प्लस, रात में यानी कि स्मॉल आर। तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, दरबार में डंका पड़ा रात में, कैपिटल D इक्वल्स टू स्मॉल डी क्यू प्लस आर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो। और अगर आपको ये बात पसंद आई है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो, पहले लाइक करो, बाद में कंटिन्यू करो। ठीक है, ओके, चलो। तो दरबार में डंका पड़ा रात में, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको रब नहीं करते। अभी जैसे कि मैंने 10 और 3 नंबर की बात की थी, अभी इसको मैं इस फॉर्मेट में बिठाना चाहूं तो हमें पता है कि हमने 10 डिवाइड बाई 3 किया था, यानी कि 10 को हम कहेंगे डिविडेंड और 3 को हम कहेंगे डिवाइजर। क्लियर है? ओके, तो यहां पे डिविडेंड की जगह पे हमने लिया था 10 इक्वल्स टू, स्मॉल d की जगह पे लिया था 3। जब हमने डिवीजन किया तब हमें कोशेंट में मिला था 3, पड़ा का p प्लस रात में रिमाइंडर हमें मिला था 1। तो यहां पे 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया आपका यूक्लिड का डिवीजन लेमा। समझ में आ गया? बस यही तो था, और कुछ नहीं था। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो और एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ये सारी चीजें मैं ये रब कर दूं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए तैयार रखा है, जो कि है 4 and 19। नहीं, वो आपके लिए थोड़ा सिमिलर प्रॉब्लम मैं पहले ले लेता हूं, जो कि है 81 and 3। यहां पे मैं ले लेता हूं थर्ड प्रॉब्लम, 81 and 3।
अभी आपको मैंने सॉल्व करना सिखा दिया, अभी मैं आपको लिखना भी सिखा देता हूं कि किस तरीके से लिखोगे तो मार्क नहीं कटेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आ गया तो डी और डी तो डिसाइड करो। डिविडेंड है 81, डिवाइजर है 3। अच्छा, आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कौन सा डिविडेंड है कौन सा डिवाइजर? तो पहला नंबर हमेशा डिविडेंड लो, दूसरा नंबर हमेशा डिवाइजर लो। आप में से कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे होंगे, वो बोलेंगे सर बड़ा नंबर डिविडेंड होता है, छोटा नंबर डिवाइजर होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, एग्जाम में फंस जाओगे, ठीक है। तो मेरी मानो, पहला नंबर ले लो डिविडेंड, दूसरा नंबर ले लो डिवाइजर। तो यहाँ पे बड़ा नंबर हो गया डिविडेंड, ऐसा नहीं है, पहला नंबर ले लेते हैं हम डिविडेंड, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम डिवाइजर, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे करना है, तो d डिवाइड बाई डी कर दो, d डिवाइड बाई डी, यानी कि 81 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 2 1, 3 7 जा 21, 0। ये चीज आपको पता ही है कि इसको हम कोशेंट क्यू बोलते हैं, इसको हम रिमाइंडर आर बोलते हैं, ये चीज तो शायद आपको पता होगी। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दरबार में डंका पड़ा रात में, पड़ गया, ठीक है। डी क्या था 81 इक्वल्स टू डंग क्या है 3, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कोशेंट कितना मिला 27, रिमाइंडर कितना मिला 0। तो यही हो गया आपका फॉर्मूला। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म, हमारे मार्क मिल जाएंगे? नहीं। जैसे कि डिवीजन लेमा में मैंने आपको बताया था कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो क्या यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? हाँ है। तो यहाँ पे आप लिख दो d कोमा d इज ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ पे रिमाइंडर जो है, जो रिमाइंडर है जो कि आपको मिल गया 0, क्या ये 0 से बड़ा या इक्वल है? क्या ये 0 से बड़ा तो नहीं है, 0 से 0 बड़ा कैसे हो सकता है? तो 0 से बड़ा नहीं है पर इक्वल टू है, हाँ। और क्या ये डिवाइजर से छोटा है? डिवाइजर हमारा कितना था 3, तो क्या ये 3 से छोटा है? हाँ है। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। तो डिवीजन लेमा एकदम सही है। समझ में आ गया? तो अगर आपको डिवीजन आता है तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो कुछ और प्रॉब्लम मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जैसे कि 17, 6 एंड 24, 17,6, 20,4, ये दोनों प्रॉब्लम आप अपने नोटबुक में कोशिश कीजिए और यूक्लिड का डिवीजन लेमा जो है वो लगाइए और पता कीजिए कि कोशेंट कितना आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। कुछ जगह पे कोशेंट इज इक्वल टू डैश, रिमाइंडर इक्वल्स टू डैश भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन में आती है। जितनी थाली सजा के दोगे उतने ज़्यादा पैसे आप थाली के ले सकते हो। उसी तरीके से जितना प्रॉब्लम को डेकोरेट करके लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क खींच पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड का डिवीजन लेमा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए। चलो, अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम अगर लिखना हो बोर्ड में से तो आप वीडियो को पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना चाहो तो बाद में लिख दो, तुरंत लिखना चाहो तो पॉज करके तुरंत लिख लो। एज इट इज, जैसा आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए एक प्रॉब्लम अच्छा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि है 4,90। सेकेंड प्रॉब्लम जो हमने स्किप किया था ना, वही 4,90। तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ स्मार्ट बच्चे बोलेंगे कि बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड ले लो, छोटा है उसको डिवाइजर ले लो। ऐसा नहीं है। पहले नंबर को डिविडेंड ले लो तो d इज इक्वल टू 4, दूसरे नंबर को डिवाइजर ले लो विच इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो अभी अगर हम 4 डिवाइडेड बाई 19 करें तो 4 डिवाइडेड बाई 19, तो यहाँ पे डिवाइजर बड़ा है डिविडेंड छोटा है, तो इसको हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते।
तो हम क्या करते थे पता है, 0 पॉइंट देते थे और यहाँ पे 0 देते थे, हाँ या ना। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर हम 0 करके करते हैं तो फॉर एग्जांपल 19 1 जा 19 और बच जाएगा 19 2 जा 38 भी तो ले सकते हैं, 19 2 जा 38 तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अभी हमें इसको लिखना कैसे है ध्यान से समझिए। तो दरबार में डंका पड़ा रात में, अभी ध्यान से समझना है, इसको लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। दरबार आपके पास 4 है, डंका आपके पास 19 है। ठीक है, आपको Q और R ढूंढना है। अभी ध्यान से समझिए, यहां पे डिवीजन करके आपको पता तो चल गया कि ये साधारण मल्टीप्लिकेशन से होने वाली चीज नहीं है। तो अगर यहां पे मैं 1 2 3 4 कुछ भी लूं, जैसे कि यहां पे 1 ले लो तो 19 1 जा 19, ये तो 4 से कई गुना बड़ा है, पर मुझे इसको 4 बनाना है, पर मुझे ये दिक्कत दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो इसको ठिकाने लगाओ। कैसे? यहां पे 0 दे दो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में 0 दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 दे देते हो तो एनी नंबर विच मल्टीप्लाइज विद 0 गिव्स 0। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 खुद ब खुद आ जाता है। तो ये तो भाई साहब हमारे हो गए 0, ये पूरा हो गया 0। अभी 4 को 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूं? ऑब्वियस सी बात है 4। डन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में कोशेंट हो गया 0, रिमाइंडर हो गया 4। क्लियर? ठीक है, अभी हम कंडीशन भी देख लेते हैं। डिविडेंड एंड डिवाइजर, क्या ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? 4 और 19 दोनों पॉजिटिव हैं। रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर यानी कि 4, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। क्या ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर है? 0 के बराबर तो नहीं है, पर 0 से बड़ा है, यानी कि एक्सेप्टेड। क्या ये डिवाइजर से छोटा है? डिवाइजर कितना था? 19। तो क्या ये 19 से छोटा है? हाँ जी है। तो दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम एकदम से सही है। ठीक है, छोटी से छोटी, छोटे से छोटा कांटा भी बड़ी तकलीफ दे सकता है। तो मैथ्स में ऐसा ही होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम बहुत ही छोटा दिखे पर एग्जाम में वो बड़ी बड़ी तकलीफ दे देता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ध्यान में रखिए। ऐसे हर एक प्रॉब्लम को ध्यान में रखिए जिसमें पहला नंबर छोटा हो, दूसरा बड़ा हो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक ट्रिक भी बना देता हूं आपके लिए, उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब भी ऐसा केस हो जिसमें पहला नंबर छोटा दूसरा बड़ा हो, 0 से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। ठीक है, तो सीधा ही आपका हो जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ओके। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो इसका फायदा बस सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कोशेंट और रिमाइंडर निकाल सको, ये तो बच्चे भी निकालते हैं। 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में आप सभी ने कई बार कोशेंट और रिमाइंडर निकाले हैं। पूरी टेक्स्ट बुक आपने कोशेंट और रिमाइंडर से निकाल के बनाई है। पर क्या ये यूक्लिड का डिवीजन इतना छोटा है कि इतनी ही चीज में खत्म हो जाए? तो ऐसी बात नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यूक्लिड के लॉन्ग डिवीजन के तरफ लेके जाती है। अभी यूक्लिड का लॉन्ग डिवीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात हमने की कि उसका सिर्फ इतना छोटा काम नहीं है कि हम उससे बस कोशेंट और रिमाइंडर निकाल के खुश हो जाए। ये बस एक शुरुआत थी यूक्लिड के लॉन्ग डिवीजन के लिए। अभी यूक्लिड के लॉन्ग डिवीजन के लिए टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरी है, बट थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड मतलब यूक्लिड के लॉन्ग डिवीजन को समझे बिना
आप टेक्स्ट बुक वाली मेथड नहीं कर सकते, वो आपके लिए तकलीफ देह हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो करना कैसा है। तो मेरे पास एक बेटर तरीका है, यूक्लिड का ही है, बट ज़्यादातर टीचर्स को भी नहीं पता होता कि डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन के द्वारा ही आप टेक्स्ट बुक वाले मेथड को कर सकते हो। तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि है 455 एंड 42। तो इसमें तो सबसे पहले यूक्लिड का डिवीजन लेमा हम लगाते हैं, जो कि आप सभी को पता ही है। पहला नंबर है वो डिविडेंड है और दूसरा नंबर है वो डिवाइजर है। तो अगर मैं 455 डिवाइड बाय 42 करूं तो 42 10 420 हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 35। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। दरबार में डंका पड़ा रात में, अगर ये फॉर्मूला में लगा दो, दरबार में डंका पड़ा रात में, तो दरबार हमारा है 455, डंका में है 42, क्वोशंट में है 10 ऊपर वाला और रिमाइंडर में है 35। ये हो गया हमारा यूक्लिड का डिवीजन लेमा। पर अभी हमें ये जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने बोला कि डी और क्यू निकालने तक लिमिटेड नहीं है, इसको आगे इसलिए बढ़ाया गया था ताकि आप इससे HCF निकाल पाओ। HCF का मतलब आप सभी को पता ही है, आप इतने तो स्मार्ट हो ही कि आपको इसका मतलब पता हो, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक दूसरा भी नाम है जो कि है GCD। इसका फुल फॉर्म आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो GCD बोले या HCF बोले, दोनों एक ही चीज है। कभी कभी अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिया तो GCD वर्ड आपको बोर्ड में दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो GCD आपको स्कूल के टेस्ट में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो GCD और HCF दोनों एक ही बात है। अभी ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा है वो सिर्फ डिवाइजर और रिमाइंडर निकालने तक ही लिमिटेड नहीं है। उसका मेन मकसद, उसका मेन प्लानिंग HCF यानी कि GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का है। अभी निकाले कैसे, बड़े ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से रिसर्च करके आपको सिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 7 NCERT की टेक्स्ट बुक में से है, ठीक है। पर उनको लगता है कि आप जो पिछला सीख के आते हो वो आपकी मेमोरी में परमानेंट स्टोर होता है, बट ऐसा तो आपके साथ है नहीं। तो ये चीज़ हर साल रिमाइंड करवाना, हर साल याद करना ज़रूरी है। तो अभी कैसे निकालें हम HCF यानी कि GCD, ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पे 455 है, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिवीजन अलग तरीके से कर रहा हूँ, अलग मतलब जो है वही तरीके से कर रहा हूँ, अपना खुद का इजाद किया हुआ मेरा कुछ भी नहीं है। डिवाइडेड बाय 42 ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए इसको करना कैसा है। कोशंट को ऊपर नहीं लिखेंगे हम, कोशंट को साइड में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके का मटके जैसा शेप ही हम बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल है, रिवाज है हमारा। 42 से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 455 से क्लोज आए? अभी जस्ट हमने किया था 10, 42 10 420, आपका बच जाएगा 35। यहां तक तो आपको आता है। इसके बाद आपको याद रखनी है रद्दी। लिटरली क्या याद रखना है? रद्दी। अभी ये रद्दी क्या है? एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है। RD
डी, रद्दी। क्या याद रखना है? रद्दी। क्या मतलब है इसका? रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर, डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड, रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर, डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड, रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर, डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड। रद्दी। ठीक है, अभी करना क्या है ध्यान से समझो। रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर, रिमाइंडर ये बचा हुआ है, रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि ये पहले वाला डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड, जो बक्से के अंदर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड ही बोलते हैं। तो ये जो डिवाइजर है उसको बक्से के अंदर लिखो और ये बन गया हमारा डिविडेंड। रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, डिवाइजर बिकम डिविडेंड। यहां तक चीजें आई थिंक थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आई होगी। अब क्या करें? वही जो ऊपर किया था, 35 के टेबल में 42 तो आने से रहा, नहीं आ सकता, तो उससे क्लोज वैल्यू क्या आएगी? 35 1 35, बच क्या जाएगा? 42 माइनस 35 7। फिर से आपको किसको याद करना है? रद्दी वाले को याद करो। रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड। तो यहां पे रिमाइंडर है वो डिवाइजर की जगह पे आ जाएगा और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड की जगह पे आ जाएगा। और यहां पे मटका फिर से बंद। समझ में आ गया? रद्दी। रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड। फिर से क्या करना है? डिवीजन करना है। 7 के टेबल में 35 आ सकता है, 7 5 35, 35 माइनस 35 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 आने का मतलब है यहां पे रुक गया। तो जब भी 0 आ जाए उस टाइम पे जो भी डिवाइजर हो, जब भी 0 आ जाए उस वक्त पे जो डिवाइजर हो उसी को हम कहेंगे HCF या फिर GCD। ठीक है, तो इसका HCF बोलो या फिर GCD बोलो, वो दोनों, इन दोनों नंबर का क्या है? 7 है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं यूक्लिड्स लॉन्ग डिवीजन। क्या कहते हैं? यूक्लिड का लंबा डिवीजन, यूक्लिड्स लॉन्ग डिवीजन। अभी 10th स्टैंडर्ड में इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, पर इसको लिखना कैसे, इसके लिए ये काफी जरूरी होगा। ध्यान से समझिएगा। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा याद ही होगा, दरबार में डंका पड़ा रात में। अभी इसी फॉर्मेट को हर स्टेप के लिए हम लिखते जाएंगे। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बार जब हमने डिवीजन किया तब दर कौन था? 455 था। तो इसको क्या लिखूंगा? 455 इक्वल्स टू, डिवाइजर कौन था? 42। कोशेंट कितना मिला था? 10 प्लस रिमाइंडर कितना आया था? 35। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2, अभी जब दूसरा स्टेप हमने किया, मान लो कि ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2 और ये है स्टेप 3। तो जब स्टेप 2 की बात करूं तब दरबार वाला डी कौन है? तो 42। डिवाइजर कौन था? 35। कोशेंट कितना मिला था? 1। रिमाइंडर कितना मिला था? 7। कोशेंट के नीचे और रिमाइंडर के नीचे अंडरलाइन कर दो। स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 3, तीसरे स्टेप में दरबार कौन था? 35। डिवाइजर कौन था? 7। कोशेंट कितना मिला था? 5। रिमाइंडर कितना था? 0। 0 और कोशेंट के नीचे अंडरलाइन कर दो। और उस वक्त पे जहां पे 0 मिला है उस वक्त पे डिवाइजर कौन था? वही आपका HCF है। तो इसके जरिए आप किसी भी प्रॉब्लम का
HCF यानी कि GCD निकाल सकते हो। तो एग्जाम में आपको यही स्टेप लिखने होते हैं, पर इस स्टेप को लिखने के लिए इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो एग्जाम में आपके 3 या 4 मार्क कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अभी कोई बच्चे ऐसे भी पूछेंगे सर हम ये भी लिखें ये भी लिखें, मार्क मिलेंगे? 100% मिलेंगे, जाओ। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले ये लिखो, इसके ऊपर हेडिंग दे दो यूक्लिड का लॉन्ग डिवीजन, उसके बाद इसके स्टेप्स लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? 4 मार्क आराम से मिलने ही वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूक्लिड का लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो इसी के जैसा और एक प्रॉब्लम है आपका एग्जाम्पल 1 उसको भी कर लेते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम लिख सकते हैं। चलो मैं भी पॉज कर देता हूं ताकि आपको मुझे रब करते हुए ना देखना पड़े। ठीक है, तो आपके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम चूज किया है, एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि कहता है यूज EDA। देखो मैंने पूरा लंबा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स लॉन्ग डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये सारी चीजें एक ही है। एल्गोरिदम का मतलब होता है लॉन्ग डिवीजन ही हुआ। एल्गोरिदम मतलब जिसको हम स्टेप वाइज लिखते हैं, जो पिछले प्रॉब्लम में किया था उसको आप एल्गोरिदम बोलो। लॉन्ग डिवीजन जो हमने यहाँ पे डिवीजन किया था वो। तो अभी सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व करो, बाद में एल्गोरिदम अपने आप से बन जाएगा। तो यहाँ पे 4052 एंड 12576, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12576 और यहाँ पे 4052। देखो बड़े बड़े नंबर देख के डर मत जाना, है कुछ भी नहीं। और इसको मैं कैसे करता हूँ वही चीज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी वो मुझे जितना आसान लगता है उतना ही लगे। मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं पीछे के 3 डिजिट को 0 समझ लेता हूँ। तो ये हमारे पास है 12,000, इसके भी पिछले 3 डिजिट को मैं 0 समझ लेता हूँ, तो ये हमारे पास है 4,000। तो 4,000 यानी कि 4 का टेबल तो सबको आता ही है, हाँ या ना? तो 4,000 में से 12,000 बनाना है तो 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1, 3 0 सा 0 एंड 1, 3 4 जा 12। सब्ट्रैक्शन करो, क्या आता है देखो। 6 minus 6 will become 0, 7 minus 5 will become 2, 5 minus 1 become 4, 2 0 0 0। ठीक है, फिर से किसको याद करना है? रद्दी वाले को याद करो। रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड। तो ये हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर था 4052, ये हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड। राइट, हाँ सही है। अभी इसको भी 400 समझ लो, इसको 4,000 समझ लो। राइट, तो इसको अगर आप 400 समझ रहे हो, इसको 4,000, तो 10 के आसपास आना चाहिए। पर अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो 420 10 जा 4200 हो जाएगा, हाँ या ना? जो इससे बढ़ जाएगा, यानी कि डिवीजन 10 से तो पॉसिबल नहीं है। एक स्टेप नीचे आ जाओ, 9 से ट्राई करो। 9 0 सा 0, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 1, 9 4 जा 36, 9 4 जा हाँ 36 प्लस 1 37। सब्ट्रैक्शन करो, कितना आंसर आ रहा है देखो। 2 minus 0 will become 2, 5 minus 8 not possible, make it 15, इसमें से कट करके 9, इसमें से कट करके 3, 15 minus 8 will become 7, 9 minus 7 will become 2, 9 minus 7 2, हाँ 3 minus 3 will become 0, 272। फिर से रद्दी वाले को याद करो, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड, सॉरी रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड। रिमाइंडर को डिवाइजर बनाओ, डिवाइजर यानी कि 420 को डिविडेंड बनाओ। ठीक है, अभी आगे बढ़ो। 272 को डबल करोगे तो 500 के आसपास चला जाएगा, यानी कि 1 से ये होगा। फिर से 1 करो,
1 2 ज़ा 2, ये तो करने की जरूरत नहीं है, 2 7 2 सीधा ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करो, 0 - 2 नॉट पॉसिबल, मेक इट 10, बोरो 1, ये भी नहीं होगा तो 11, बोरो 1। 10 - 2 विल बिकम 8, 11 - 7, 7 + 4 11, 3 - 2 1, तो ये 148 आ गया। ठीक है, फिर से रद्दी वाले को याद करो, रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड, रिमाइंडर बिकम डिवाइजर, डिवाइजर कौन था 272, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड। इसको भी अगर मैं डबल करूंगा तो 300 के आसपास चला जाएगा, तो 1 ज़ा फिर से ले लो, 148 1 ज़ा 148, सब्ट्रैक्शन करो, 2 - 8 नॉट पॉसिबल, यानी कि 12 - 8 4, 7 में से बोरो किया 6, 6 - 4 इज 2 एंड 2 - 1 इज 1, तो ये हो जाता है 124। फिर से मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड वाली जगह चाहिए एल्गोरिथम लिखने के लिए। अभी डिवाइजर, फिर से रद्दी वाले को याद करो, रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, यानी कि 124 बिकम्स डिवाइजर, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड, डिवाइजर कौन था 148, वो डिविडेंड बन गया। फिर से डिवीजन करो, 124 1 ज़ा 124, फिर से रद्दी वाले को याद करो, रिमाइंडर बिकम्स 8 - 4 इज 4, 4 - 2 इज 2, ये हो गया डिवीजन, यहाँ कर दो। डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड, यानी कि 124 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अभी 24 का टेबल में 124 तो आई थिंक 5 के आसपास आएगा, राइट। तो यहाँ पे 5 अगर हम ले लें, 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 2, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे बच जाएगा 4, फिर से रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 24, 4 6 ज़ा 24, यानी कि आ गया 0। तो जब भी 0 आ जाए तब लास्ट टाइम पे जो भी डिवाइजर था वही आपका HCF होगा। ये चीज तो हमने सीखी थी, हाँ या ना। ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अभी इसको एल्गोरिदम के फॉर्मेट में हमें लिखना है, तो सारे स्टेप एक करके मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, बस आप समझ जाओगे। चलो, सबसे पहले ये स्टेप हमने लिखा, कितने स्टेप है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप, शायद यहां से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 4 0, दरबार में डंका पड़ा रात में, दरबार में डंका पड़ा रात में, ये आपका फॉर्मूला है। अभी इसमें सेट करते जाते हैं, दरबार यानी कि 4052 में डंका, सॉरी 4052 नहीं होगा, 12576 होगा, 12576 इक्वल्स टू 4052, क्वोशंट आ गया था 3 प्लस रिमाइंडर आ गया था 420। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 में 4052 दरबार में डंका यानी कि 420, क्वोशंट आया था 9 और रिमाइंडर आया था 272। ठीक है, तीसरे स्टेप में 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। नेक्स्ट स्टेप में 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। नेक्स्ट स्टेप में 148 इक्वल्स टू 1 2 का 4 मल्टीप्लाइज विथ 1 प्लस रिमाइंडर आ गया था हमारा 24। नेक्स्ट स्टेप में 124 इक्वल्स टू 24 फाइजा प्लस रिमाइंडर हमने किया था 4। लास्ट स्टेप 24
इक्वल्स टू 4 सिक्सा, हाँ, प्लस रिमाइंडर आया था 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाए उस टाइम पे डिवाइजर जो भी हो उसको हम HCF कहते हैं। तो ये है हमारा HCF या फिर GCD। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप को हम कहेंगे एल्गोरिदम, जबकि इस डिवीजन को हम कहेंगे यूक्लिड्स लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन अगर आपको समझ में आ गया तो ये स्टेप लिखना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम लिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ऐसे और कुछ प्रॉब्लम है जो मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 आप पूरा कोशिश कीजिए और उसको आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। और दूसरे 2 प्रॉब्लम हैं जो एक रेफरेंस बुक से मैंने लिए हैं। तो आप थोड़े, मैं क्वेश्चन लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप वो 2 प्रॉब्लम भी कीजिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर GCD ढूंढो यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम के मदद से, यानी कि यूक्लिड के लॉन्ग डिवीजन बाद में एल्गोरिदम आप अप्लाई करो। इन 3 प्रॉब्लम को आप कोशिश करो, इसको देख के डरना मत, ये बस दिखने में बड़ा है, डिवीजन करके बहुत ही 3-4 स्टेप में खत्म हो सकता है। सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही है। ये कुछ पर्क्स है, पर्क्स यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो मैंने रेफरेंस बुक में से आपके लिए निकाले हैं। तो इसको भी आप कोशिश कीजिए, सेम चीज़ है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से 2 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। HCF निकालना है दोनों का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी हमने आज अभी तक किया वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है उनके साथ ये शेयर भी कीजिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं मतलब आपको ये मेरा काम पसंद आया है, लाइक करना भूल गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, ठीक है। और कमेंट देके अपना रिव्यू भी दीजिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आ रही है, कौन सी नहीं समझ में आ रही। और कोई डाउट है तो जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। वहाँ पे आप अपने जो भी आपके डाउट है उसका क्लियर PDF बना के या फिर क्लियर फोटोग्राफ देख के जिसको मैं थंबनेल के ऊपर लगा सकूं, और साथ में आपका एक फ़ोटो और आपकी स्कूल का नाम, कि आपके स्कूल से हैं, तो ये सारी डिटेल्स आप ही के नाम के थंबनेल के साथ मैं इसको डाउट सॉल्यूशन में अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।